दोस्तों, एक लड़की नेता के फार्म हाउस से गिरते पड़ते कैसे भी भागती है। कपड़े उसके अस्त व्यस्त हो जाते हैं और सीधा अपने घर आकर रुकती है। उसकी ये हालत देखकर उसके माता पिता काफ़ी गंभीर हो जाते हैं और वो अपने माता पिता को बताती है कि एक बीजेपी का नेता मुझे अपहरण करके फार्म हाउस ले गया और वहाँ मेरे साथ बलात्कार किया। उसके माता पिता थाने जाते हैं, लेकिन थाना से उन्हें भगा दिया जाता है। तभी एक दिन बाद उसका फौजी भाई अपनी ट्रेनिंग पूरा करके घर आता है और घर का माहौल बड़ा ही गमगीन देखता है। अपने माता पिता से पूछता है, कोई कुछ भी नहीं बताते हैं। जब वो अपनी बहन से प्रेस करके बार बार पूछता है कि घर का माहौल इतना गमगीन क्यों है, तब उसकी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फपक फपक कर रोने लगती है और अपने फौजी भाई को सब कुछ बता देती है। वो थाने में जाता है। थाने में दरोगा FIR दर्ज नहीं करता है। अब बोलता है, तुम जैसे लोग बड़े आदमी को फंसाने के लिए ऐसा ड्रामा करते हो। दोस्तों, वो हार नहीं मानता है और वहाँ से सीधा SP ऑफिस जाता है और SP साहब से न्याय की गुहार लगाता है और उन्हें चैलेंज करते हुए बोलता है कि अगर मुझे प्रशासन द्वारा न्याय नहीं मिला तो मैं खुद न्याय करूँगा। जब मैं देश के लिए अपनी जान दे सकता हूँ तो अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए अपराधी का गर्दन काट दूंगा। दोस्तों, ये कहकर वहाँ से चला आता है। फिर जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब होता है। आइए दोस्तों, इस कहानी में जानते हैं एक फौजी भाई ने अपनी बहन का इज्जत का बदला उस नेता से कैसे लेता है और आगे क्या होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग काफ़ी हमें मदद करते हैं और दोस्तों, आपकी मदद की हमें आवश्यकता है। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत बिहार का गया से होता है। गया में एक परिवार था, दीनानाथ जी का। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम था संजय, जो कि अभी नया नया फौज में भर्ती हुआ था, और बेटी का नाम था सविता, जो कि इंटरमीडिएट की छात्रा थी और महावीर इंटर कॉलेज गया में पढ़ती थी और अपने माता पिता के साथ मारूफगंज में रहती थी। और कॉलेज भी मारूफगंज से ज़्यादा दूर नहीं था, बस पास में ही था, वहीं पढ़ाई करती थी। और वजीरगंज विधानसभा का एक नेता था कालीराम तूरी, जो कभी विधायक था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था नरेश राम तूरी। वो नेता का बेटा तो था ही था और साथ ही साथ बीजेपी का प्रदेश स्तर का नेता भी था। इलाके में काफ़ी रोब, काफ़ी दबदबा था, क्योंकि दोनों बाप बेटा नेतागिरी के लाइन में थे। गांव के लोग उसे काफ़ी खौफ खाते थे। उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। विधायक कालीराम तूरी का बेटा, जो प्रदेश स्तरीय नेता था, नरेश राम तूरी, दीनानाथ जी की बेटी सविता को पसंद करता था और उसके आगे पीछे चक्कर काटता था, गंदे गंदे कमेंट करता था। लेकिन सीधी सादी सविता कभी उसे भाव नहीं देती थी। वो सीधा कॉलेज जाती थी अपने सहेलियों संग और सीधा कॉलेज से वापस आती थी। कई बार वो अपने माता पिता को बता चुकी थी। नेता नरेश राम तूरी उसका पीछा करता है, उसे गंदे गंदे कमेंट करता है, लेकिन माता पिता प्यार से उसे समझा देते थे कि बेटी, ये दुनिया बहुत ही गलत है, वो लोग बड़ा आदमी है, नेता है, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, तुम अकेले मत जाया करो, अपनी सहेलियों के साथ जाओ और चुपचाप आओ। दोस्तों, ऐसा ही होता है। लेकिन इधर एक एग्ज़ाम था सविता का। उसको अकेला जाना था कॉलेज, और एग्ज़ाम के लिए वो कॉलेज चली जाती है। जाते वक्त अपने माँ बाप से बोलती है कि मैं अभी कॉलेज गई और एग्ज़ाम देकर तुरंत घर आऊँगी। उसके पिता बोलते हैं, बेटी, जाते जाते मंदिर में प्रणाम करते हुए जाना, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। और सविता ऐसा ही करती है। उसका 3 दिन का एग्ज़ाम था और वो डेली मंदिर में प्रणाम करती है और एग्ज़ाम देने जाती है। एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा था। इधर नेता नरेश राम तूरी के कुछ चमचे बताते हैं कि सविता आजकल अकेला कॉलेज जाती है। दोस्तों, फिर क्या था, उसका पीछा करते करते मंदिर पहुंच जाता है। जैसे ही सविता भगवान को प्रणाम करके वापस मुड़ती है, देखती है सामने नरेश खड़ा है और नरेश हंसते हुए बोलता है, क्या मांगा भगवान से, क्या हमें पति के रूप में मांगा। दोस्तों, सविता चिढ़ जाती है और बोलती है, मेरा एग्जाम है, मेरा दिमाग खराब मत करो। नरेश भी चिढ़ जाता है और गुस्से में बोलता है कि ये लड़की, मैं कई दिनों से तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम ज़्यादा भाव खा रही है, मुझे भी अकड़ना आता है। और दोस्तों, गंदे गंदे कमेंट करने लगता है। आम पब्लिक वहाँ देख रहे थे, लेकिन कोई किसी से सरोकार नहीं रखते हैं, क्योंकि सब जानते हैं ये विधायक का बेटा था और खुद भी नेता था, इसलिए वो अपने अपने काम पर बच के निकल जाते हैं। सविता मदद के लिए इधर उधर देखती है, लेकिन कोई भी उसका मदद नहीं करता है। दोस्तों, नरेश राम आगे बढ़ता है और सविता का हाथ पकड़ लेता है। पहले तो सविता उसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरा एग्ज़ाम है, मुझे जाने दो,
लेकिन नरेश हाथ नहीं छोड़ता है और गुस्से में सविता जोरदार थप्पड़ नरेश को मार देती है। दोस्तों मामला आगे बढ़ता देख एक दो पब्लिक वहाँ रुक कर तमाशा देखने लगते हैं। पब्लिक मूवमेंट हो जाने से नरेश कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप वहाँ से चला जाता है और सविता भी एग्ज़ाम देने चली जाती है। एग्ज़ाम अच्छा जाता है और एग्ज़ाम से वो घर लौट आती है। अब नरेश राम अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने फार्म हाउस में प्लानिंग करने लगता है कि मैं उस लौंडिया से अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। उसकी क्या मजाल उसने मुझे थप्पड़ मारा। और दोस्तों नरेश और उसके आवारा दोस्त सविता के टोह में लगे रहते हैं। एक दिन सविता किसी काम से मार्केट गई हुई थी, तभी उसके 4-5 आवारा दोस्त और नरेश मिलकर उसे ज़बरदस्ती बोलेरो गाड़ी में खींच लेते हैं दिन दहाड़े और सीधा लेकर आते हैं फार्म हाउस में। सविता के मुंह में कपड़ा डाल दिया जाता है ताकि वो शोर ना मचा सके। फार्म हाउस में लाते हैं, उसका हाथ खोल देते हैं, मुंह से कपड़ा निकाल देते हैं। सविता जोर जोर से चीख और चिल्ला रही थी, मदद की भीख मांग रही थी, गुहार लगा रही थी, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। नरेश दारू का पेग लगाता हुआ बोलता है कि लौंडिया जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, यहाँ तुम्हारा सुनने वाला कोई नहीं है, ये हमारा राज है। दोस्तों सविता को लगने लगा था कि अब वो फंस चुकी है, अब उसका इज्जत तार तार होके ही रहेगा। दोस्तों वो हाथ जोड़ देती है और नरेश से रहम की भीख मांगती है, लेकिन नरेश को रहम नहीं आता है। वो जोरदार थप्पड़ सविता को मारता है और बोलता है ये रहा उस दिन का थप्पड़ का बदला, अब देख तेरे साथ साथ सूद और ब्याज में क्या क्या वसूलते हैं। दोस्तों ये कहते ही उसका सलवार पकड़ के जोर से खींचता है और चर्र के साथ सलवार फट जाती है। बेचारी सविता अपना जिस्म छुपाने के लिए अपने हाथों को कैंची की तरह वहाँ लगा लेती है, लेकिन सारे दोस्त कहे लगा रहे थे और दारू पी रहे थे और धीरे धीरे उसके कपड़े फाड़ते जा रहे थे। उसके बाद दोस्तों वहाँ शुरू होता है हैवानियत का नंगा नाच। नरेश राम उसके साथ अनैतिक व्यवहार करता है, कई बार करता है। जब उसका दिल भर जाता है तो उसे उठाकर फार्म हाउस के बाहर फेंक देता है, जैसे वो लड़की ना हो कोई कचरा का डब्बा हो। बेचारी सविता वहाँ से गिरते पड़ते फटे वस्त्रों में किसी तरह दौड़ते भागते अपने घर आती है और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है उसकी ये हालत देखकर माता पिता को समझते देर नहीं लगती है कि सविता के साथ क्या हुआ है। दोस्तों माँ एक चादर लाती है और सविता को ढक देती है। सविता के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, उसके जिस्म पर कई जगह दांत काटने का निशान भी थे, यानी कि हैवानियत का नंगा नाच खेला गया था उसके साथ। दोस्तों सविता अपनी माँ से लिपट कर फपक फपक कर रोने लगती है। माँ उसे आश्वासन देती है, दिलासा देती है और दोनों माता पिता मारूफगंज थाने जाते हैं और अपनी बेटी की शिकायत वहाँ दरोगा से करते हैं। दोस्तों दरोगा उन्हें उल्टे पाँव वहाँ से भगा देता है और दरोगा बोलता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को, तुम लोग बड़े लोगों को फंसाने के लिए नया नया पैतरा आजमाते हो, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो नेताजी को फंसाने के जुर्म में तुम्हें अंदर कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस भी करूंगा और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाऊंगा। दोस्तों गरीब आदमी ये सब सुनकर डर जाते हैं, उल्टे पाँव वो घर आ जाते हैं। घर आकर अपनी बिटिया के साथ वो भी फपक फपक कर रोने लगते हैं और अपनी बेटी को समझा बुझाकर शांत कर देते हैं। तभी दोस्तों फ़ोन बजता है और फ़ोन उसका फौजी बेटा संजय का था और संजय खुशी से चहकता हुआ बोलता है कि पिताजी मेरा ट्रेनिंग समाप्त हो गया और आज शाम को ही मैं घर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग दानापुर कैंट में ही चल रही थी। दोस्तों ये सुनकर उसके माता पिता खुश होने की जगह काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे संजय काफ़ी जोशीला लड़का है और जोश में आकर कोई गलत काम ना कर दे, कहीं मार पिटाई कोई झगड़ा ना कर ले, क्योंकि अभी नई नई उसकी नौकरी लगी थी। अब उसके पिता दीनानाथ को चिंता होने लगी कहीं ये कुछ कर बैठेगा तो इसकी नौकरी भी चली जाएगी और जेल भी हो जाएगा और नेता के चमचे और दरोगा मिलकर इसे उल्टा फंसा ना दे। दोस्तों काफ़ी घबरा जाते हैं और शाम को ठीक संजय घर में प्रवेश करता है, लेकिन घर में खुशी का माहौल नहीं था। घर का माहौल काफ़ी गमगीन था। संजय को बड़ा ही अटपटा लगता है। वो अपने माता पिता से पूछने की कोशिश करता है, कई बार पूछता है, लेकिन उसके माता पिता इस बात को टाल देते हैं, कोई भी कुछ नहीं बताते हैं। और पहले से ही तीनों में सलाह विचार हो गया था कि कोई भी संजय को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि जो होना था हो गया। कहीं संजय की नौकरी चली गई, उसे जेल हो गया तो घर की स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। बड़ा मुश्किल से तो घर में खुशी आई थी। दोस्तों रात को सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं, लेकिन माहौल खुशी का नहीं था। जब बेटा ट्रेनिंग से आता है तो घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन वो माहौल नहीं पाता है। संजय को बड़ा ही अटपटा लगता है। वो बहन के कमरे में जाता है, अब बहन से अपनी कसम देकर पूछता है, कई बार पूछता है। दोस्तों ये प्यार और अपनापन उसकी बहन सविता बर्दाश्त नहीं कर पाती है और भाई के गले लगकर जोर जोर से फपक फपक कर रोने लगती है। अब संजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बहन उसकी रो क्यों रही है।
उसे समझाता है, दिलासा देता है और शांत करता है और प्यार से पूछता है कि बहन तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। दोस्तों उसकी बहन सारी सच्चाई, सारी बात विस्तार से बता देती है कि एक विधायक है कालीराम, उसका एक बेटा है नरेश राम तुरी, जो कि प्रदेश स्तरीय नेता है। कई दिनों से हमें छेड़ा करता था। कई बार मैंने माता पिता को बताया, लेकिन माता पिता हमें ही शांत कर दिए थे। हमारा एग्जाम चल रहा था, उसने मंदिर में मुझे छेड़ने की कोशिश की, मैंने उसे थप्पड़ मारा और इसका बदला लेने के लिए वो और उसके आवारा दोस्त मेरा किडनैप कर फार्म हाउस में ले गए और मेरे साथ कई बार मेरे साथ अनैतिक संबंध बनाए, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे जगह जगह से काटा और सारा वो दाग दिखाती है। दोस्तों भाई फौजी संजय का खून खौल उठता है, उसके नसों में खून नहीं ज्वालामुखी बहने लगता है। जब अपने माता पिता से पूछता है क्या आपने थाना में FIR दर्ज कराया, उसके माता पिता भी सारी कहानी बता देते हैं कि बेटा दरोगा ने हमें ऐसे ऐसे कह के भगा दिया और बोला भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दूंगा। दोस्तों फौजी संजय अब सुबह होने का इंतजार करने लगता है। रात भर उसे नींद नहीं आती है, बिस्तर पर करवट बदलते हुए बिता रहा था। दोस्तों सुबह होती है, तैयार होता है और फटाफट मारूफगंज थाने जाता है और दरोगा साहब से बोलता है, क्यों दरोगा साहब, मेरी बहन की इज्जत लुट गई और आपने FIR तक दर्ज नहीं किया, क्या आपने वर्दी को नेता के हाथों बेच दिया है। दोस्तों ये सुनते ही दरोगा भड़क जाता है और जोर से बोलता है, ओ हीरो, ये बॉर्डर नहीं, ये पुलिस थाना है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे जैसे लोग बड़े लोगों को फंसाते हैं। वो नेता का बेटा है और खुद भी नेता है और उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, कोई गवाह भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता उसका, जाओ यहाँ से। दोस्तों फौजी दांत पिसता हुआ जोरदार मुक्का उसके टेबल पर मारता है। अब बोलता है, अब मैं समझा, तुम वर्दी पहनकर नेता की दलाली करते हो और तुम जिस नेता के चमचा हो ना, उस नेता का हिसाब तो मैं खुद करूँगा और उसके बाद तेरा भी नंबर आएगा। दोस्तों ये सुनकर दरोगा तमतमा जाता है और अपने चेयर से उठता है और फौजी का कॉलर पकड़ लेता है और जोर से बोलता है, अबे जा यहाँ से, ज़्यादा देशभक्ति यहाँ मत दिखा, ये तेरा बॉर्डर नहीं, ये थाना है थाना, यहाँ गोली नहीं, यहाँ नोट चलते हैं नोट। दोस्तों फौजी उस दरोगा का हाथ मोड़ता है और एक ही झटके में अपना कॉलर छुड़ा लेता है और जोर से बोलता है कि हम फौजी देश की हिफाजत के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए उस नेता का गर्दन भी काट सकते हैं। और दोस्तों ये बोलकर वहाँ से वो निकल जाता है और सीधा अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और चला जाता है SSP ऑफिस। और वहाँ के SSP साहब थे आशीष भारती साहब। आशीष भारती साहब से मिलता है और सारी बात उन्हें बताता है। अब बोलता है, साहब मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो मैं उस नेता का कत्ल कर दूंगा, उसका गर्दन काट दूंगा। SSP आशीष भारती उन्हें समझाते हैं कि पहले तुम अपनी बहन का मेडिकल कराओ और सबूत इकट्ठा करो, फिर देखना मैं उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेता हूँ और उस दरोगा को भी सस्पेंड करूँगा, बस तुम प्रूफ कर दो। दोस्तों फिर क्या था, संजय वहाँ से निकलता है और अपनी बहन को लेकर बहन का मेडिकल कराता है। मेडिकल में बिल्कुल प्रूफ हो गया था कि इसके साथ कई बार बलात्कार हुआ है और रिपोर्ट को सुरक्षित रख लेता है। उसके बाद फौजी संजय और नेता नरेश राम तुरी की टोह में लग जाता है और ठीक दूसरे दिन नरेश राम तुरी से दिख जाता है अपने आवारा दोस्तों के साथ। दोस्तों फिर क्या था, फौजी संजय उसे बोलता है, तूने मेरे बहन के साथ गलत काम किया है, इसका हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। दोस्तों वो नेता हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैंने किया है, बोल तू मेरा क्या उखाड़ लेगा, बोला भाग जा यहाँ से, नहीं तेरे साथ भी गलत काम हो जाएगा। दोस्तों ये सुनते ही संजय के खून में ज्वालामुखी धक्के मारने लगती है और नरेश राम को कॉलर पकड़ लेता है। तभी उसका हमारा दोस्त उसे बचाने आते हैं। संजय और नरेश के दोस्तों के साथ खूब जम के फाइट होती है। अकेला फौजी उन चारों पर भारी पड़ता है और जम के उन्हें धूनता है, खूब पीटता है और नरेश राम तुरी के गर्दन पर चाकू लगा देता है और एक ऑटो पर बैठाता है। अब बोलता सीधा SSP ऑफिस चलो और नरेश राम को धमकाते हुए बोलता है, अगर तूने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो तेरा गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। दोस्तों नरेश राम थर थर काँप रहा था। सीधा SP साहब आशीष भारती के सामने जाता है और गर्दन पर चाकू लगाए लगाए बोलता है कि पूरा सच SP साहब को बताओ, नहीं तेरा गर्दन काट दूंगा। दोस्तों नरेश थर थर काँपने लगता है और SP साहब को सामने सारा गुनाह कबूल कर लेता है। बोलता है, हाँ साहब मैंने इसकी बहन सविता के साथ बलात्कार किया है, उसका वीडियो भी बनाया है। दोस्तों SSP आशीष भारती अपने ड्राइवर को बोलते हैं गाड़ी निकालो और गाड़ी में फौजी संजय को और वो नेता नरेश राम को दोनों को गाड़ी में बिठाते हैं और वहाँ से अपने दल बल के साथ सीधा मारूफगंज थाने आते हैं। दोस्तों मारूफगंज थाने में जैसे ही SP साहब गाड़ी घुसती है, थाने में हलचल मच जाती है। वो दरोगा दौड़ा भागा आता है और साथ साथ SHO साहब भी आते हैं और जोरदार सलूट मारते हैं SP साहब को। और जब गाड़ी के अंदर से
वो फौजी संजय निकलता है और गर्दन पर चाकू लगाए हुए, और उसके साथ साथ वो नेता नरेश राम तुरी भी निकलता है। ये देखकर दरोगा का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है। दोस्तों, एसपी आशीष भारती आते ही दरोगा को जोरदार थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, तुम वर्दी वाले होकर, कानून के रक्षक होकर तुम एक गलत आदमी के साथ दे रहे हो, तुम नहीं बचोगे। और इंस्पेक्टर साहब से बोलते हैं कि तुरंत एफआईआर बनाओ, इसे लॉकअप में डालो, इसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। दोस्तों, एफआईआर बनाया जाता है, चार्जशीट दायर किया जाता है और उस नेता नरेश राम को लॉकअप में डाल दिया जाता है। और खड़े खड़े दरोगा को तत्काल प्रभाव से आशीष भारती साहब सस्पेंड कर देते हैं और लाइन हाजिर का आदेश दे देते हैं। और एक एफआईआर दरोगा के खिलाफ भी होता है और दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देते हैं। उसके बाद एसपी साहब आशीष भारती साहब उस फौजी की तरफ मुड़ते हैं, बोलते हैं, संजय तुम्हें न्याय मिल चुका है, अब तुम जा सकते हो। और हाँ, एक बात और, मैंने तुम्हें कानून अपने हाथ में लेने से इसलिए रोका था, अभी तुम नए नए फौज में गए हो, अगर तुम कुछ कर बैठते या इसे मार देते तो तुम्हें भी जेल हो जाती, तुम्हारी नौकरी भी चली जाती, इसलिए मैंने तुम्हें कानून हाथ में लेने से मना किया था। अब तुम बिल्कुल सेफ हो और जाओ, अच्छे से देश की सेवा करो। और दोस्तों, संजय जोरदार सलूट मारता है, वहाँ से अपने घर आ जाता है, आकर अपनी बहन को बताता है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। दोस्तों, आपको क्या करना है इस वीडियो पर? एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आजकल देश में एक ट्रेंड चल पड़ा है, नेता पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, आम पब्लिक को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं, जब चाह जैसे चाह उन्हें रौंद दिया। आखिर देश की हालत कब सुधरेगी? दोस्तों, बीजेपी का कुकर्मी नेता के ऊपर भी कुछ करना चाहेंगे तो आप जरूर कहिएगा, और फौजी के लिए भी कमेंट लिखिएगा, और एसपी साहब आशीष भारती साहब के लिए भी जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।